अपनी बजट स्पीच के अंदर कुछ बेहतर बजट बन जाएगा, कुछ बेहतर ऐसा निज़ाम आ जाएगा जिसके तहत हम ये कह सकेंगे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो 14 साल इक़्तिदार में रहने के बाद, 5 दौर अपने पूरे करने के बाद शायद इस दफ़ा पीपल्स पार्टी ने कोई बेहतर बजट बना दिया हो। और अब तो मेरे ख़्याल से मुराद अली शाह साहब जो हैं वो इनका ये सबसे बड़ा दौर जो है वो हो गया है, मुकम्मल हो गया अभी। और पता नहीं कोई 12 या 13 साल से ये सूबे सिंध के जो हैं वो फाइनेंस मिनिस्टर हैं। लेकिन ये साबित हो गया कि 12-13 साल गुजारने के बाद भी मुराद अली शाह जो हैं वो एक नाकाम तरीन सूबे के फाइनेंस मिनिस्टर हैं, वो सूबे के नाकाम तरीन एक वज़ीर आला हैं और वो एक नाकाम तरीन इंसान हैं। क्योंकि इतने मौके मिलने के बाद भी हमने ये देखा कि सूबे सिंध के अंदर जो हालात हैं वो आवाम की ज़िंदगी के बेहतर नहीं हो सके। बहुत गौर से सुना हमने बैठकर कि शायद बजट के अंदर कोई ऐसी बात कर दी गई हो, कोई बजट के अंदर इस नालायक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने कुछ बेहतर आवाम की खिदमत पेश करने के लिए कुछ ऐसा निज़ाम बना दिया हो, या किसी किस्म के बजट के अंदर कोई ऐसा एक अच्छा प्लान आ गया हो जिसके तहत जो है आवाम की ज़िंदगी जो है किसी तरीके से कुछ बेहतर हो जाएगी। लेकिन हमने ये देखा कि कोई भी चीज़ ऐसी हमें वो डिलीवर नहीं हो सकी। कराची के लिए मसाइल के बारे में अगर मैं बात करूं तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको मैं इस वक्त हाईलाइट करना चाहूँगा, जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि किस मुसीबतों से और किन मुश्किलात से ये पाकिस्तान का वो शहर कराची शहर, पाकिस्तान का वो कराची शहर जो कि पूरे पाकिस्तान को चला रहा है, जो पूरे सूबे की इकॉनमी के अंदर एक बहुत बड़ा हिस्सा डाल रहा है, हमने सोचा कि उसके लिए कुछ ऐसी डिलीवरी आ गई हो। पिछले साल बजट के अंदर इन्होंने ऑल टुगेदर 19 प्रोजेक्ट्स रखे हुए थे, 19 प्रोजेक्ट्स। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि 12 प्रोजेक्ट जो हैं उसके ऊपर 4 आने भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने ख़र्च नहीं किए, 4 आने भी नहीं, एक पैसा उसके ऊपर ख़र्च नहीं हुआ कि सूबे के अंदर कोई डिलीवरी कर दी जाए। उसके बाद हम देखते हैं कि 120 अरब रुपए जो हैं, 110 अरब रुपए वो मुराद अली शाह की तरफ से वापस रख दिए गए हैं। हम ये इंतज़ार करते रहे कि सूबे का नालायक आला हमें कुछ बताएंगे कि किन वजूहात की बिना के ऊपर मैं शहर के अंदर आवाम को एक बेहतर ट्रांसपोर्ट देने के अंदर नाकाम हो गया। हम इंतज़ार करते करते रह गए कि हमें बताया जाएगा कि इस बजट के अंदर 2020-21 के अंदर ऐसे ट्रांसपोर्ट का कौन सा निज़ाम लेकर आया जाएगा। जैसे कि रेड लाइन थी, ब्लू लाइन थी, ऑरेंज लाइन थी, उन लाइनों को तो आप छोड़ें, हमारे कराची शहर के अंदर जो हमें मिल रहे हैं वो टूटे फूटे रिक्शे मिल रहे हैं, फटी पुरानी जो हैं वो बसें मिल रही हैं। एक ऐसा निज़ाम ट्रांसपोर्ट का है जो कि शायद पूरी दुनिया के अंदर नहीं होगा। सो इस बजट के अंदर भी हमें कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आई जिसके ज़रिए हमारे शहर को ट्रांसपोर्ट का बेहतर निज़ाम बिलावल जरदारी की हुकूमत से कुछ मिल सकेगा। शहर कराची का एक बहुत बड़ा मसला जो कि इस वक्त पूरी दुनिया में बात की जाती है कि वो शहर जो पूरे पाकिस्तान को चलाता है, उस शहर के पास पीने के पानी की जो डिलीवरी का सिस्टम है वो टैंकर्स के ज़रिए उसको डिलीवर किया जाता है। हम इंतज़ार करते रहे कि कोई ऐसा स्पीच के अंदर ऐसी बात बताई जाएगी, कोई सिलसिला ऐसा बनाया जाएगा कि इस शहर को पानी के निज़ाम में कुछ बेहतरी लेकर आई जाएगी, टैंकर के निज़ाम का ख़ात्मा किया जाएगा, अरबों खरबों रुपए की करप्शन जो है उसके ख़ात्मे के लिए इस सूबे का वज़ीर आला जो हैं कुछ ब्रीफिंग देंगे, कुछ बताए जाएंगे कि धाबे जी के ऊपर किस तरीके से सिस्टम को अपग्रेड किया जा रहा है। लेकिन चूँकि इस हुकूमत ने अरबों रुपए बनाने हैं टैंकर्स के ज़रिए, आवाम को पानी टैंकर्स के ज़रिए डिलीवर करना है, सो लिहाजा उसके ऊपर कोई बात नहीं की गई कि किस तरीके से निज़ाम को बेहतर किया जाएगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरीके से ट्रांसपोर्ट के निज़ाम के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत अपनी ज़िम्मेदारी ना होते हुए भी ग्रीन लाइन मुकम्मल करने जा रही है अगस्त में, इसी तरीके से जो पानी की ज़िम्मेदारी है जो कि सूबे सिंध की ज़िम्मेदारी है उसके अंदर भी K4 का मुकम्मल वो तहरीक इंसाफ की हुकूमत करने जा रही है। लेकिन इन्होंने क्या किया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो राइट ऑफ वे है उसके अंदर मुश्किलात पैदा करने की शुरुआत कर दी हैं। और चीफ जस्टिस साहब से भी कल वापडा के जो चेयरमैन हैं उन्होंने गुजारिश की है कि जो राइट ऑफ वे के जो इश्यूज़ आ रहे हैं उसके अंदर वो भी मदद करें। उसके बाद हैरत की बात है कि 18वीं तरमीम के बाद ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत की ज़िम्मेदारी है कि शहर के अंदर जब आग लग जाती है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री जल के राख हो जाती हैं, टेक्सटाइल मिल्स में आग लग जाती है, तो आग बुझाने का कोई निज़ाम नहीं था। 2.5 साल तक हम देखते रहे कि शहर के अंदर
बिल्डिंगों में आग लगती रही, घरों में लगती रही, वो जल कर राख हो गई, उसके बाद आग बुझी। फाइनली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वफाकी हुकूमत ने इस शहर कराची को 52 फायर ब्रिगेड्स दिए। अब हालात ये हैं कि उन 52 फायर ब्रिगेड्स के बाद अब आग बुझाने के लिए उनके पास फोम मौजूद नहीं है, वहाँ पे ड्राइवर्स मौजूद नहीं हैं, उनको कहाँ खड़ा किया गया है, उसका निज़ाम क्या बनाया है। यहाँ तक कि जो अमला है उनके पास यूनिफॉर्म मौजूद नहीं है, उनके पास वो जूते मौजूद नहीं है जिसके ज़रिए वो उन गर्म जगहों पे जाके आग बुझा सकें, उनके पास वो ग्लासेस मौजूद नहीं हैं, उनके पास वो यूनिफॉर्म मौजूद नहीं है। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का तर्ज़ हुक्मरानी है सूबे सिंध के अंदर और शहर कराची के अंदर, जिसके अंदर इन्होंने आंखें बंद की हुई हैं। हॉस्पिटल्स हैं, हॉस्पिटल्स के अंदर आज तक ये लोग एम्बुलेंसेस डिलीवर नहीं कर सके, एम्बुलेंसेस नहीं दे सकें। जो मेहरबानियाँ हमारे मरहूम ईदी साहब की हैं, उनकी मेहरबानियों की वजह से आज तक जो कराची के हॉस्पिटल्स हैं उनकी वजह से वो एम्बुलेंसेस हमारे पास हैं। लेकिन इस बजट के अंदर भी कोई ऐसी बात नहीं की गई कि हॉस्पिटल्स के निज़ाम को बेहतर करने के लिए, उनकी डिलीवरी को बेहतर करने के लिए सिस्टम को हम कोई एम्बुलेंसेस दे देंगे। अब अगर हम वैक्सीन्स की बात करें तो हमारे सामने, आपके सामने मौजूद है कि रोज़ाना की बुनियाद पे बेशुमार ऐसे केसेस हैं कराची के अंदर जो कुत्ते के काटने के केसेस हैं। लेकिन मजाल हो कि चीफ़ मिनिस्टर ने कहा हो, कुछ बताया हो कि किस तरीके से कुत्तों के ख़ात्मे का सिलसिला किया जाएगा। कुत्तों की वैक्सीन्स आपके पास अवेलेबल नहीं है। मासूम बच्चे, प्यारे प्यारे बच्चे जिसके सामने बिलावल अंधा हो गया, उसे नज़र नहीं आता, ये मासूम बच्चे जो मरे जा रहे हैं, जिनको कुत्ते काटे जा रहे हैं, वैक्सीन्स आपके पास अवेलेबल नहीं है, ना कुत्तों के ऊपर कुछ किया गया। उसके बाद आज भी लाखों गैलन रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर समंदर के अंदर जो है वो अनट्रीटेड पानी जाता है, गंदा पानी बग़ैर किसी ट्रीटमेंट के। पूरी दुनिया में कहीं पर ये नहीं होता ऐसा, लेकिन सूबे सिंध के अंदर ऐसा होता है कि जो गंदा पानी, जो आलूदा पानी है वो समंदर में चले जाता है। हम इंतज़ार करते रहे कि चीफ़ मिनिस्टर अपने पिछले दौर के अंदर इस सूबे के अंदर, इस शहर के अंदर ट्रीटमेंट प्लांट्स लगाएंगे, कुछ पानी के ट्रीटमेंट के निज़ाम को बेहतर करेंगे। उन्होंने उसके बारे में जिक्र करने की कोशिश नहीं की, ना ही बताया कि हम उसमें क्या करेंगे। अगर पैसे रखे भी 110 अरब रुपए, तो वो जिस तरीके से पिछले साल की स्कीम्स थी जिसमें पैसा खर्च नहीं हुआ, वो भी उसी तरीके से जो है नाकाम हो जाएगा। उसके साथ साथ अगर हम बात करें सेफ़ सिटी प्रोजेक्ट की, इस वक्त पूरे कराची शहर के अंदर जो आपका स्ट्रीट क्राइम है वो तमाम हदों को क्रॉस कर चुका है। रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर मैं अपने सहाफ़ी भाइयों को बताना चाहूँगा, हज़ारों की तादाद में शहर कराची के अंदर लोगों की मोटरसाइकिल छीनी जा रही हैं, लोगों की गाड़ियाँ छीनी जा रही हैं, लोगों को गाड़ियाँ, मोटरसाइकिल और उनके पर छीनते हुए कत्ल किया जा रहा है। कल रात को कराची के अंदर एक वाक़या हुआ है जिसमें मियाँ बीवी 6 महीने का बच्चा गाड़ी के अंदर गोली मारी, 6 गोलियाँ मारी, खातून के सर के अंदर जाके गोली लगी, वो हॉस्पिटल में अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांस ले रही है। 6 महीने का बच्चा आगे गाड़ी में जाके गिर गया तो वो बच गया और उसका शौहर भी ज़ख्मी है। ये पूरे शहर कराची के हालात हैं जो कि हम देख रहे हैं, हमारी जो स्ट्रीट क्राइम के हालात हैं। ये इसकी तादाद अगर आप देखेंगे तो ये दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। एक साफ़ सुथरा शहर बनाने के लिए, क्योंकि दुनिया में तो अब दुनिया के 10 बदतरीन शहरों के अंदर कराची शहर का नाम आता है, तो मैंने सोचा कि मेरे शहर कराची के लिए कुछ बताया जाएगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मिनिस्ट्रीज़ की तरफ से कि हम किस तरीके से शहर कराची को साफ़ सुथरा करने के लिए सफाई सुथराई का निज़ाम लेकर आ रहे हैं। जैसे कि पेशावर में है, जैसे कि कोयटा के अंदर है, जैसा कि इस्लामाबाद में है, जैसा कि लाहौर के अंदर है। लेकिन मेरे शहर कराची को साफ़ करने के लिए इस नालायकी आला के पास कोई प्लान नहीं है। जो गाड़ियाँ चाइना की तरफ से ख़रीदी गई थी वो गोडाउनों के अंदर गल सड़ रही हैं, उसका कोई किसी किस्म का प्लान नहीं है। आज भी हमारा पूरा शहर जो है गली कूचों के अंदर आपको कचरा नज़र आएगा, और यही बुनियाद है जंगली कुत्तों की जो हमारे बच्चों को काट रही है। सो अंदाज़ा लगाएं कि जो वज़ीर आला इस शहर के नाले नहीं साफ़ कर सकता, जो वज़ीर आला इस शहर के कचरे को नहीं उठा सकता, जो वज़ीर आला कुत्तों का ख़ात्मा नहीं कर सकता, जो वज़ीर आला इस शहर के अंदर ट्रांसपोर्ट का निज़ाम नहीं पैदा कर सकता, जो वज़ीर आला आग बुझाने के लिए गाड़ियों का इंतज़ाम नहीं कर सकता, जो वज़ीर आला इस शहर में बीमार मरीज़ लोगों को एम्बुलेंस फराहम नहीं कर सकता, जो मर जाएं उनको गाड़ियाँ फराहम नहीं कर सकता, जो सेफ़ सिटी प्रोजेक्ट पिछले 13 साल से मुकम्मल नहीं कर सकता, वो शहर के साथ क्या करेगा? इस हुकूमत की तो इस नहीं है। आज भी हमारा पूरा शहर जो है गली कूचों के अंदर आपको कचरा नज़र आएगा, और यही बुनियाद है जंगली कुत्तों की जो हमारे बच्चों को काट रही है। सो अंदाज़ा लगाएं कि जो वज़ीर आला
इस शहर के नाले नहीं साफ़ कर सकता, जो वज़ीर आला इस शहर के कचरे को नहीं उठा सकता, जो वज़ीर आला कुत्तों का खात्मा नहीं कर सकता, जो वज़ीर आला इस शहर के अंदर ट्रांसपोर्ट का निज़ाम नहीं पैदा कर सकता, जो वज़ीर आला आग बुझाने के लिए गाड़ियों का इंतज़ाम नहीं कर सकता, जो वज़ीर आला इस शहर में बीमार मरीज़ लोगों को एम्बुलेंस फराहम नहीं कर सकता, जो मर जाएं उनको गाड़ियां फराहम नहीं कर सकता, जो सेफ़ सिटी प्रोजेक्ट पिछले 13 साल से मुकम्मल नहीं कर सकता, वो शहर के साथ क्या करेगा? इस हकूमत की तो इस शहर के साथ वो सौतेली माँ जैसा सलूक है कि शहर कराची के जो रिहायशी हैं उनको किसी प्लानिंग के तहत जो है नौकरियां नहीं दी जाती हैं। हमने ये सोचा कि शायद इस दफ़ा ये वज़ीर आला बताएगा कि मैंने कराची के शहरियों के लिए इतनी नौकरियां ख़ास तौर पे मुख्तस की हैं। वो जाली डोमिसाइल के थ्रू तो जितने आने थे आ गए ना, तो चलो ये कराची के पढ़े लिखे बच्चे हैं, इस दफ़ा इनके लिए कुछ करेंगे, कोई 20, 25, 30 या 1 लाख नौकरियाँ देंगे। लेकिन नहीं, क्योंकि जमात 2 नंबर, क्योंकि वज़ीर आला 2 नंबर, क्योंकि सोच 2 नंबर, क्योंकि प्लानिंग 2 नंबर, क्योंकि लीडरशिप 2 नंबर, तो हाँ इनकी हर कदम भी इनका 2 नंबर है। सो हमारे कराची के शहरियों के लिए इन्होंने किसी किस्म की जॉब्स की भी कोई अनाउंसमेंट नहीं की। हालात ये हैं कि इस शहर के अंदर जिस तरह लाहौर के अंदर पंजाब के अंदर KP के अंदर इमरजेंसी सर्विस हैं, कोई खुदा ना खासा इमरजेंसी हो जाए, कोई क़यामत आ जाए, कोई मुसीबत आ जाए, फ़ोन उठाएंगे, कोई इमरजेंसी नंबर मिलाएंगे 1122, वो इमरजेंसी सर्विस वहाँ पे आ जाएगी। इस शहर में किसी किस्म का कोई इमरजेंसी का कोई इस किस्म का निज़ाम मौजूद नहीं है। ये हालात यहाँ पे इस शहर के हैं क्योंकि कोई सोच नहीं है, कोई डिलीवरी नहीं है, नालायकों को रखा हुआ है। ये ज़रूरी नहीं है कि एक शख्स अगर कॉलर वाली शर्ट पहन के आ जाएगा, वो टाई लगा लेगा, वो जैकेट कोट पहन लेगा, वो अंग्रेज़ी के अंदर अपनी स्पीच डिलीवर कर देगा अपनी सिंध की कौम को, वो अंग्रेज़ी में अगर सुना देगा तो सब ठीक होगा। ये करप्ट तरीन लोग हैं, ये दुनिया के करप्ट तरीन लोग हैं। ये वो लोग हैं जिनकी किताबों में लिखा हुआ है कि ये ज़कात के डिपार्टमेंट के अंदर भी बेज़ाब्तियाँ करते हैं। सो व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम देम? ये हालात हमारे सूबे सिंध के अंदर हैं। हम इंतज़ार करते रहे कि शहर कराची के जब लोग बाहर निकलते हैं घरों से, सारा दिन सर उनका सड़क के ऊपर गुजर जाता है, कोई ट्रैफिक का निज़ाम नहीं है, बुरा हाल है ट्रैफिक के निज़ाम का शहर के अंदर। कोई बताया जाएगा कि ट्रैफिक के निज़ाम को बेहतर करने के लिए, रवानगी को बेहतर करने के लिए क्या किया जाएगा। शार फैसल के ऊपर कोई निज़ाम नहीं था इनके पास, तो इन्होंने क्या करा कि सारे यू टर्न्स बंद कर दिए। सो हमने सोचा कि कोई शायद बेहतर निज़ाम लेकर आएंगे, कोई पेडेस्ट्रियन ब्रिज बनेंगे, कोई मोटरसाइकिल्स के लिए कम से कम यू टर्न लेने के लिए कोई ऐसे ब्रिज बनाए जाएंगे, कोई गाड़ियों के लिए फ्लाईओवर्स, कुछ भी नहीं है, कोई प्लान नहीं है। 110 अरब रुपये बता दिए कि हम स्कीम्स लेकर आएंगे कराची के लिए, उसके ऊपर भी किसी किस्म की बात नहीं की गई। एक इदारा इनसे कंट्रोल नहीं होता है जिसका नाम है सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी। क्यों सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी इनसे कंट्रोल नहीं होता है? वो असल में है इनके कंट्रोल में, लेकिन सिर्फ 2 नंबरियों के लिए कंट्रोल के अंदर है। क्यों मेरे शहर कराची के अंदर जो है वो इंक्रोचमेंट हो रही है? क्यों मेरे शहर कराची के अंदर जो है ये ST प्लॉट्स के ऊपर कंस्ट्रक्शन हो रही है? क्या वजह है कि जो कराची के लोग हैं वो कब तक इसी तरीके से सिसकते रहेंगे कि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी एक बिल्डर को प्लॉट बेचती है ये बता के कि लीज्ड है प्लॉट, इसकी आप इतनी फ़ीस दे, वो बिल्डर उस प्लॉट को ख़रीदता है, उस पर कंस्ट्रक्शन कराता है। कराची के गरीब लोग जो हैं वो अपनी खून पसीने की मेहनत से उधर अपने घर ख़रीदते हैं, अपनी दुकानें ख़रीदते हैं। बिल्डिंग मुकम्मल होती है, 2 साल बाद हुक्मनामा आते हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का कि इस बिल्डिंग को मसमार कर दो, इन दुकानों को तोड़ दिया जाए। चीफ जस्टिस साहब, मैं आपके सामने हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूँ कि उन रिहायशियों का क्या कसूर है, उन कराची के लोगों का क्या कसूर है जिन्होंने अपनी खून पसीने की मेहनत से वो पैसा लगाया, वो पैसा इन्वेस्ट करा, आज उनकी दुकानें मसमार हो रही हैं, आज उनके घर मसमार हो रहे हैं। वो पैसा उनकी मेहनत का पैसा है। काश अगर मसमार कर दिया जाए उस वक्त के DG को, काश मसमार कर दिया जाए उस वक्त के चीफ मिनिस्टर को, काश मसमार कर दिया जाए जिन जिन लोगों ने उस समरी के ऊपर साइन करे, जिनकी वजह से वो बिल्डिंगें बनी, जिनकी वजह से वो दुकानें बनी। मेरी ये गुजारिश है जैसे साहब कि उन दुकानों को और उन बिल्डिंगों को मसमार करने से वो जो गरीब लोग हैं जिन्होंने अपना पैसा लगाया है सिर्फ नुकसान उनको हो रहा है, ना उन 2 नंबर जो हैं बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के लोगों को कोई नुकसान हो रहा है, ना हुकूमती लोग जो इसके अंदर इन्वॉल्व जिन्होंने करोड़ों रुपए इन बिल्डिंगों की लीज़ देने के लिए, परमिशंस देने के लिए लिया, जिन्होंने कंप्लीशन पे पैसा लिया, जो आज कनाडा के अंदर बैठे हैं, जो दुबई में बैठे हैं, जो US में बैठे हैं अपनी जायदाद बना के, उनको कोई नुकसान नहीं है।
ये मेरे कराची के लोगों को नुकसान हो रहा है। सो चीफ जस्टिस साहब, मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि सबसे पहले इन डीजीज़ को मसमार किया जाए, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को, उन तमाम डायरेक्टर्स को, उन तमाम लोगों को जिन्होंने उनके ऊपर सिग्नेचर्स करी। ये मेरी आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश है कराची वालों की तरफ से। कोई बात नहीं करता, सब डरते हैं कि शायद मार दिया, सज़ा दे दी जाएगी। सो मैं आपसे आज हिम्मत कर ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ये उन लोगों का कसूर नहीं है, ये कसूर इन हुकूमती लोगों का, सिंध हुकूमत का, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे बैठे हुए हैं, इस सूबे का चीफ मिनिस्टर का कसूर है, जिसकी वजह से ये सारी 2 नंबर बिल्डिंगें बनी। उन लोगों का कसूर नहीं है। उसके बाद मैं ये कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने इस बजट में कराची के कारोबारी तबके को क्या दिया? क्या सब कुछ वज़ीर आज़म ने देना है? सारे जितनी भी रिलीफ हैं वो वज़ीर आज़म ने देनी है? सारी इकॉनमी को बेहतर करने के लिए पॉलिसी जो है वज़ीर आज़म ने देनी है? कम से कम वज़ीर आला ये तो बताता कि जो पाकिस्तान की इकॉनमी को आगे ले जाने के लिए जो इंडस्ट्रीज़ काम कर रही है